गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं क्लास 6 का चैप्टर 17 मामा जी की मेहमानी ये कहानी है, इसको पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों ध्यान से सुनिएगा कहानी। देखिए, इस कहानी में बताया गया है कि वर्तमान महंगाई के समय में साधारण व्यक्ति के लिए जीवन निर्वाह करना अत्यंत कठिन हो गया है। महंगाई के समय में व्यक्ति को जीवन निर्वाह करना क्या हो गया है? कठिन हो गया है। ऐसे में यदि कोई बिन बुलाए मेहमान घर में आए और वो भी लंबे समय के लिए, तो ऐसे में विकट स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ऐसे मेहमानों से तो पीछा छुड़ाने में ही क्या है? भलाई है। प्रस्तुत हास्य कहानी में मामा जी बड़ी चतुराई से बिना बुलाए मेहमान के पीछा छुड़ाते हैं। इस हास्य व्यंग को लेखक ने अत्यंत सजीवता से बड़े चुटकीले अंदाज में प्रस्तुत किए हैं। तो ध्यान से सुनिएगा बच्चों, कहानी क्या है। वे दिन हवा हुए जब मेहमान को देखकर लोग अपने आप को धन्य समझते थे। वे दिन क्या हो गया? हवा हो गया कि जब मेहमान लोग आते थे तो लोग अपने को धन्य समझते थे और उनके हृदय खिल उठते थे। मगर अब तो महंगाई और तंगी के समय में मेहमान का आना स्वयं यमराज के शुभ आगमन से कम महत्व नहीं रखता है। फिर ऐसा मेहमान जो टिकने के लिए नहीं, एकदम घर बसाने के लिए आए हों, ठीक, उसको देखते ही अगर स्वर्गवास न हो जाए तो तजुब है। मतलब उसको, जैसे कि कोई मेहमान आता है तो मेहमान चला जाता है तुरंत, लेकिन ऐसा मेहमान आ जाए जो घर बसाने के लिए आ जाता है तो उसके लिए तो स्वर्गवास ही क्या है? बहुत ही तजुब की बात है। मगर ईश्वर की कृपा से हमारे मामा जी ऐसे कच्चे जीव नहीं थे जो ऐसी परिस्थिति में अपने प्राणों को न्यौछावर करते। मामा जी ऐसे व्यक्ति नहीं थे कि जब मेहमान आज गए तो ऐसी परिस्थिति में वो अपना प्राण न्यौछावर करेंगे। वो ऐसे व्यक्ति नहीं थे। वे तो अपने साले के चाचा के भांजे को देखकर, जो इनके यहाँ लखनऊ में बीए पढ़ने आया था, ऐसे चहक उठे मानो उनका गड़ा धन मिल गया हो। देखिए कहानी आगे। आओ भगत करते हुए लगे कहने, वाह बेटा खूब आए, यह मेरा सौभाग्य है कि तुमने इस बहाने मुझे याद तो किया। आगे देखिए क्या कहते हैं। मगर ढलने पर सगा बेटा तो अपना होता नहीं, दूसरों को कौन कहे। यह तुम्हारी और तुम्हारे घर वालों की हद दर्जे की भला मन साहत है कि तुम यहाँ अपना बेटा तो करते बूढ़ा होने पर अपना बेटा तो नहीं करता है तो दूसरा का बेटा कैसे कर सकता है। लेकिन तुम्हारे घर वालों को भला मन साहत है कि तुमको यहाँ भेज दिया। कहने का मतलब दादाजी का यही था, मामा जी का। जो तुम लोगों ने मुझे अपना तो समझा बेटा, यहाँ तुम्हें किसी बात की तकलीफ नहीं हो सकती। इसे तुम अपना ही घर समझो। सिर्फ कसर है तो बस नौकरों की। मतलब यहाँ पर नौकर नहीं है, मेरे घर नौकर नहीं है, मामा जी कहते हैं। हाय मैं क्या बताऊं, अच्छे नौकर मसाल लेकर ढूंढने पर भी नहीं मिलते हैं। अच्छे नौकर को खोजते हैं तो मसाल लेकर ढूंढने पर भी हमें नहीं मिलते हैं। मिलते भी हैं तो महीने में 15 दिन गायब। यदि नौकर मिलते भी हैं तो 15 दिन में क्या हो जाते हैं? गायब हो जाते हैं। उस पर सदा डर यह है कहीं कोई चीज़ उठा न ले जाए। और मामा जी के ये भी शक रहता था कि नौकर आता है तो कुछ चीज़ उठाकर लेकर चला न जाए। इसलिए इस झगड़े से बिल्कुल बरी हूँ और इसलिए मैं नौकर के लफड़ा से क्या हूँ? बिल्कुल बरी हूँ। सब काम अपने ही हाथ से कर लेता हूँ। जितना भी काम होता है मैं स्वयं करता हूँ। अच्छा मुंह हाथ धोकर चाय पी लो। वो कहते हैं जो आगंतुक आया है, मेहमान आया है, उससे बोलते हैं कि अब तुम मुंह हाथ धोकर चाय पी लो। यह अंगूठी है या केतली, और दिखाते हैं कि ये अंगूठी है और यह केतली है। इतना वक्त कहाँ की शक्कर के लिए राशन की दुकान पर घंटे
तक झक मारूं। और ये कह रहे हैं, दिखाते हैं केतली और ये जो अंगीठी है उसको दिखाते हुए कहते हैं कि इतना वक्त मेरे पास नहीं है कि मैं राशन के दुकान पर जाकर शक्कर खरीदूं। ठीक, अरे अब धक्के खाने का दम कहाँ। करें मामा जी, अब तो हम बूढ़े हो गए, अब मेरे में धक्के खाने का दम भी तो नहीं है, इसलिए चाय में डालने के लिए मैंने नमक और लाल मिर्च रखी है। कह रहे हैं कि चाय में डालने के लिए क्या रखे हैं हमने, लाल मिर्च और नमक डाल रखे हैं। आहा, चुटकी में या वह चटपटी चाय बन जाती है कि क्या कहूँ, जरा पी कर तो देखो। मतलब कर रहे हैं कि ये चटपटी चाय जो चाय ये किससे बना हुआ है, नमक और लाल मिर्च से, इसको पीकर आप देखिए। भांजे साहब घबरा कर बोले, मामा जी मैं चाय नहीं पीता। वो तो घबरा गया कि अरे ये तो चाय कैसा दे रहे हैं, तो बोला वो कि हम चाय नहीं पियेंगे, नहीं पीते हैं। मामा जी खुश होकर बोले, वाह बड़ा अच्छा करते हो बेटा, चाय सचमुच बहुत बुरी चीज़ है। ठीक करते हो, चाय क्या है, बहुत बुरी चीज़ है। मैं भी इसका आदी नहीं, बस साथ पाकर इसे कभी कभी पी लेता हूँ, वह भी सिर्फ पेट गर्म करने के लिए। और कहते हैं कि चाय भी पीता हूँ किसके लिए, पेट गर्म करने के लिए। इंटर फर्स्ट डिवीजन से पास हुए हो ना बेटा, पूछ रहे हैं कि तुम क्या इंटर फर्स्ट डिवीजन से पास हुए हो। भांजे साहब ने नीचे निगाह करके कहा, नहीं सेकंड डिवीजन से। कह रहा है कि नहीं फर्स्ट डिवीजन से नहीं किए हुए हैं, फर्स्ट डिवीजन पे पास नहीं किए हुए हैं, हम सेकंड डिवीजन से पास की हूँ। सेकंड डिवीजन से, वाह वाह क्या कहना। फर्स्ट और सेकंड डिवीजन में एक ही नंबर की घटबढ़ होती है। कह रहे हैं कि फर्स्ट और सेकंड डिवीजन में एक ही नंबर के तो घटबढ़ होती है, इससे मतलब कोई दिक्कत की बात नहीं है, परेशानी की बात नहीं है। यह तुम्हारी बड़ी बुद्धिमानी है कि तुमने आगे पढ़ने के लिए लखनऊ चुना। और कहते हैं कि ये तुम्हारी बुद्धिमानी है कि तुम आगे पढ़ने के लिए लखनऊ ही चुना। यहाँ तुम अच्छी तरह पढ़ पाओगे और यहाँ तुम अच्छी तरह पढ़ पाओगे। अपना घर है, घर बात का आराम है, हलवा पूरी मनभोग जो चाहो बनाकर खाओ। इसको कह रहे हैं, मामा जी कह रहे हैं कि इसको अपना ही घर समझो और जो भी चाहो तुम बनाकर खा सकते हो, क्योंकि मेरे घर नौकर नहीं है और हम अकेले रहते हैं, इसलिए जो भी चाहो तो बनाकर तुम खा सकते हो। दिन में एक बार नहीं 100 बार, कह रहे हैं कि एक बार नहीं 100 बार, जब जी चाहे तब तुम बनाकर खा सकते हो। कोई चूक करने वाला नहीं है, कोई यहाँ तुमको पाबंदी लगाने वाला नहीं है। भंजे साहब भिनभिना उठे, मामा जी मैं खाना बनाना नहीं जानता। अब भांजे साहब जो थे वे भनभनाए और बोले कि मुझे खाना बनाने नहीं आता है। मामा जी तुरंत बोल उठे, अरे भाई यही एक तो मुझ में भी है, तभी तो बाजार से कुछ अंट संट खाकर पेट भर लेता हूँ। कह रहे हैं मामा जी कि यही तो ऐप मेरे में भी है और मैं बाजार से कुछ अंट संट खाया करता हूँ। देखिए इसमें यही दिखाया गया है कि आगंतुक को मामा जी किस चतुराई से क्या करते हैं, अपने घर से विदा करते हैं, भगाते हैं, उनको रहने नहीं देते हैं, क्योंकि महंगाई का ज़माना है, आगंतुक रहने के लिए आया है और उसको इस तरह से हास्य व्यंग के द्वारा इनको कैसे मतलब अपने दरवाजे से विदा कर रहे हैं। इसमें दोहरा फायदा भी है, समय की बचत और चौका बर्तन का झंझट भी नहीं करना। कह रहे हैं कि हम भी क्या करते हैं, बाजार से अनशन खा लेते हैं, इससे फायदा ये है कि हमको क्या चौका बर्तन भी नहीं करना पड़ता है और चौका बर्तन नहीं करना पड़ा, समय का भी मतलब कम, समय भी कम लगता है, मगर तुम्हारे लिए ठीक नहीं। लेकिन कह रहे हैं कि तुम्हारे लिए, हम तो खा लेते हैं अनशन, लेकिन तुम्हारे लिए ये बात ठीक नहीं है, नहीं तो स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। जवानी में लोग पहाड़ ढा देते हैं और तुम खाना नहीं बना सकते। यह क्या कहते हो बेटा, ऐसे भी कहीं हो सकता है, भला खाना तो जानते हो कि वह भी नहीं।
कह रहे हैं कि जवानी का उम्र है, तुम्हें तो अभी खाना बनाना सीखना चाहिए, अभी तो तुम पहाड़ ढाना भी आपको अभी तो तुमको पहाड़ ढाना है, इसलिए अभी तुमको खाना बनाना सीखना चाहिए। क्या है, तुम तो खाना बनाना नहीं जानता, तो खाना जानता है कि नहीं, ये व्यंग के माध्यम से वो पूछ रहे हैं मामा जी। भांजे साहब चुप। मामा जी फिर कहने लगे, सुनो बेटा, जिसे खाना आता है उसे खाना बनाने की चिंता क्यों? चूल्हे के पास बैठते ही उसे आप खाना बनाना आ जाता है। आप चूल्हे के पास बैठिए, आपको खुद ब खुद खाना बनाने आ जाएगा। यह अपना घर है। और फिर यहाँ बात ला देते हैं कि ये अपना घर है, किसी का पाबंदी नहीं है, तुम जो चीज चाहो बनाकर खा सकते हो, कोई पूछने वाला नहीं। यहाँ नहीं खाओगे पियोगे तब कहाँ खाओगे? तुम्हारी बदौलत मुझे भी 2 रोटियां नसीब हो जाएगी। कह रहे हैं कि अगर तुम खाना बना देते हो तो मुझे भी क्या हो जाएगी, मैं बाजार से नहीं खाऊंगा और मुझे भी 2 रोटी नसीब हो जाएगी। इसी दिन के लिए लोग बाल बच्चे के लिए तरसते हैं और इसी दिन के लिए बुढ़ापे के लिए लोग बाल बच्चे के लिए तरसते हैं। ईश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन ली, उसकी जगह पर तुम्हें भेज दिया। कहते हैं आगंतुक से कि ईश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन ली कि बुढ़ापे के समय तुम मेरा यहाँ आ गए और तुम हमें कुछ बनाकर खिलाओगे। अब तो मेरी सारी मुसीबत कट गई, नहीं तो मैं बेमौत मर जाता। मामा जी का कथन है ये सब, ठीक ना। भांजे साहब ने उत्सुक होकर पूछा, क्यों मामा जी? ठंडी सांस लेकर मामा जी ने कहा, क्या बताऊं बेटा, कह भी तो नहीं सकता। भांजे साहब फिर बोले, ऐसी कौन सी बात है मामा जी, कहिए तो। अब देखिए अब क्या कहते हैं मामा जी, इधर देखिए, ध्यान से सुनिएगा। मामा जी ने आंखों में आंसू भरकर कहा, किसी ने 4000 सरकारी रुपए का गबन किया। सुनिए कहानी, किसी ने 4000 रुपए का गबन कर लिया, ठीक ना। यह कलंक मेरे मत्थे पर मढ़ा गया, और ये कलंक जो था दूसरा कोई मतलब 4000 रुपये का गबन कर लिया, सरकारी रुपया था, और ये कलंक मामा जी के मत्थे पर मढ़ दिया गया। हाय, मैं क्या करूं? यह रकम अगर 1 सप्ताह में नहीं जमा कर सका तो जेल दिया जाऊंगा। महाजन कर्ज देने के तैयार है, मगर इस शर्त पर कि इस दस्तावेज पर मेरे वारिस का दस्तखत हो। महाजन जो है वो कर्ज देने के लिए तैयार है, वो देने के लिए तैयार है, लेकिन इस शर्त पर देने के लिए तैयार है कि दस्तखत ये उस दस्तावेज पर जो था किसी उनका वारिस का दस्तखत हो, ठीक ना। अब जो मुझे पीछे पूछे वही मेरा वारिस है। अब कह रहे हैं कि अब जो मुझे पूछे वही मेरा क्या है, वारिस है। तुमसे बढ़कर और मेरा कौन वारिस हो सकता? तभी तो तुम्हें पाकर मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझ रहा हूँ। कह रहे हैं अब तुम आ गए, अब तुम मेरा वारिस हो गया, अब तुझको पाकर मैं अपने को भाग्यशाली समझ रहा हूँ। अच्छा तो चटपट कुछ बनाकर खा लो, तब चले महाजन के पास। अब कह रहे हैं, भांजे से कह रहे हैं कि तुम चटपट क्या करो, कुछ बनाओ, और तब तक मैं महाजन के पास जाता हूँ। भांजे साहब को काटो तो खून नहीं। उन्होंने झट से अपना ट्रंक उठाया और बगल में अपना बिस्तर बंद दबाया। मामा जी ने घबरा कर पूछा, यह क्या बेटा, कहाँ चले? भांजा साहब ने के मुंह से बोल न फूटा, इसलिए खाली मामा जी कहकर रुक गए। फिर जरा संभल कर बोले, अब याद आया कि मैं सर्टिफिकेट घर पर ही भूल आया। ओ देखिए, ये अब भांजे इनका बात सुनकर एक पल भी यहाँ रहना नहीं चाहता है, और सर्टिफिकेट के बहाने वे फिर अब वहाँ से लौट रहा है, जा रहा है। मामा जी ने तपाप से कहा, तो बेटा अभी गाड़ी मिल जाएगी, कल तुम जरूर लौट आना, नहीं तो बेटा मैं तबाह हो जाऊंगा, और हो सके तो अपनी माता जी को भी लेते आना, तुम्हें खाना बनाने में सहूलियत होगी। तब तक भांजे साहब यह कहते हुए सड़क पर पहुंच गए कि अब यहाँ आने वाले पर लानत है।
मने अब यहाँ आने वाले पलन पर, मतलब कितना चतुराई से इसमें यही दिखाया गया है कि कितना चतुराई से मामा जी आगंतुक को अपने घर से विदा कर रहे हैं। मतलब एक दिन भी, एक पल भी ठहरने नहीं दिए और हास्य व्यंग के द्वारा उनको विदा करिए। ठीक, समझ में आया होगा बच्चों? तो इसको फिर से पढ़िएगा। धन्यवाद बाबू।